बोली, डायलेक्ट। जब एक ही भाषा अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह से बोली जाती है तब उसे बोली कहते हैं। जैसे हिंदी भाषा हरियाणा, राजस्थान, पूर्वी तथा पश्चिमी आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा बिहार आदि राज्य में बोली जाती है, किंतु हर जगह उसका रूप थोड़ा बदल जाता है। जैसे ब्रज, अवधी, मगही, बुंदेलखंडी, पहाड़ी, मारवाड़ी, हरियाणवी, राजस्थानी, भोजपुरी, वज्जिका, अंगिका, मैथिली आदि हिंदी की ही बोलियां हैं। उपभाषा, सब डायलेक्ट। जब बोली का क्षेत्र बढ़ जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने लगती है तो बोली उपभाषा बन जाती है। ब्रज, अवधी, मैथिली आदि ऐसी बोलियां हैं जिनमें साहित्य की रचना हुई है, अतः ये उपभाषाएं हैं। राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज। वह भाषा जो देश के कार्यालयों व राजकाज में प्रयोग की जाती है राजभाषा कहलाती है। हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों ही भारत की राजभाषा हैं। मानक भाषा, स्टैंडर्ड लैंग्वेज। विद्वानों एवं शिक्षाविदों द्वारा भाषा में एक रूपता लाने के लिए भाषा के जिस रूप को मान्यता दी जाती है वह मानक भाषा कहलाती है। खड़ी बोली हिंदी की मानक भाषा है। मातृभाषा, मदर टंग। जो भाषा बच्चा सर्वप्रथम अपने घर में अपनी माँ और अपने परिवार से सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। जैसे पंजाबी बोलने वाले परिवार के बच्चे की मातृभाषा पंजाबी होगी, मराठी परिवार के बच्चे की मातृभाषा मराठी होगी। इसी प्रकार अलग अलग प्रांतों में रहने वालों की मातृभाषा अलग अलग हो सकती है। बोली, उपभाषा और भाषा में अंतर। सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को बोली कहते हैं। क्षेत्र के आधार पर यह भाषा का सबसे छोटा रूप है। उपभाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा विस्तृत होता है। जब एक से अधिक बोलियां मिलती हैं और उसमें साहित्य की रचना भी होने लगती है तो वह उपभाषा बन जाती है। उपभाषा जब सर्वमान्य मानक रूप प्राप्त कर लेती है और व्याकरण युक्त हो जाती है तो वह भाषा बन जाती है। संक्षेप में इसे इस प्रकार समझें। बोली, साहित्य रचना होने पर उपभाषा, सर्वमान्य मानक रूप होने पर भाषा। लिपि, स्क्रिप्ट। किसी भी भाषा को लिखने के लिए जो चिन्ह निर्धारित किए गए हैं उन्हें लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। संसार की भाषाएं अलग अलग लिपियों में लिखी जाती हैं, जैसे भाषा लिपि, संस्कृत देवनागरी, पंजाबी गुरुमुखी, अंग्रेजी रोमन, जर्मन रोमन, फ्रेंच रोमन, बांग्ला बांग्ला, उर्दू फारसी, गुजराती देवनागरी, नेपाली, मैथिली, ब्रज, अवधी, मराठी, मारवाड़ी आदि भाषाओं की लिपि भी देवनागरी है। व्याकरण, ग्रामर। व्याकरण से हम भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना और पढ़ना सीखते हैं। व्याकरण द्वारा ही हम ध्वनि से वर्ण, वर्णों से शब्द और शब्दों से वाक्य बनाना सीखते हैं। व्याकरण की सहायता से हम वर्ण, शब्द, पद और वाक्य के शुद्ध रूप से परिचित होते हैं। माँ खाना पका रहा है, मोर नाच रही है, बच्चे खेल रहा है। उपर्युक्त तीनों वाक्य व्याकरण के अनुसार गलत हैं। सही वाक्य हैं, माँ खाना पका रही है, क्योंकि माँ शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी। मोर नाच रहा है, क्योंकि मोर शब्द पुल्लिंग है, इसलिए क्रिया भी पुल्लिंग होगी। बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ बच्चे शब्द बहुवचन है, इसलिए क्रिया भी बहुवचन में होगी। व्याकरण वह शास्त्र है
जो भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना व लिखना सिखाता है। व्याकरण के विभाग, पार्ट्स ऑफ ग्रामर। व्याकरण के 3 विभाग होते हैं। वर्ण विचार, इस विभाग के अंतर्गत मुख से उच्चरित ध्वनि रूपों, वर्णों, स्वर एवं व्यंजन के भेद, उनके उच्चारण आदि का अध्ययन किया जाता है। शब्द विचार, इस विभाग के अंतर्गत शब्दों के भेद, रचना तथा शब्द बनाने की क्रिया और नियमों का अध्ययन किया जाता है। वाक्य विचार, इस विभाग के अंतर्गत वाक्य की बनावट, भेद, वाक्य विश्लेषण आदि का अध्ययन किया जाता है। साहित्य, लिटरेचर, ज्ञान का संचित कोश जो मन को आह्लादित करे तथा समाज के लिए भी हितकारी हो, साहित्य कहलाता है। हिंदी में कबीर, सूर, तुलसी, जयशंकर प्रसाद, निराला आदि कवियों तथा प्रेमचंद जैसे कहानीकार और उपन्यासकार की रचनाएं साहित्य के आदर्श उदाहरण हैं। साहित्य के प्रकार, टाइप्स ऑफ लिटरेचर। मूल रूप से साहित्य की 2 विधाएं हैं। गद्य साहित्य, जिस साहित्य में विचारों को साधारण रूप में या बोल चाल की भाषा में व्यक्त किया जाता है, उसे गद्य साहित्य कहते हैं। कहानी, नाटक, एकांकी, लेख, जीवनी, संस्मरण, पत्र, उपन्यास आदि इस विधा के उदाहरण हैं। पद्य साहित्य, आप जिन कविताओं को पढ़ते हैं या जिन गीतों को गाते हैं, उनका कुछ अर्थ निकलता है। इसके साथ ही साथ इनमें ताल, लय एवं संगीत की भी प्रधानता होती है। ऐसी रचनाओं को पद्य साहित्य कहा जाता है। गीत, कविता, गजल, पद, दोहा, छंद, कवित्त, चौपाई आदि इस विधा के प्रमुख उदाहरण हैं।